So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing good. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हमारे बिजनेस स्टडीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें जिस सीरीज़ में हमने पहले हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को कवर कर लिया, जो था हमारा मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे, जो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड हमारा प्लानिंग है। तो ये जो योद्धा बैच चल रहा है, आप लोग को जैसा कि पता है कि आप लोग के सारे चैप्टर्स के रिवीजन कराए जा रहे हैं। देन आफ्टर शाम को हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे इन जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू भी वो हम लोग ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास्ट के पेपर्स में आए हैं, जो हमारे सीयूटी एग्ज़ाम में आए हैं, जो हमारे डीडीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन सारे एमसीक्यूज़ का हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट वीडियो मिल रही है वो भी हर चैप्टर वाइज मिलती जा रही है। आप लोग उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करना है, तो आप लोग को एमसीक्यू वीडियो भी मिल रही है। तो बेसिकली हम लोग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप लोग को लेके, आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। सो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप उसकी अगर 50% भी कर दें तो आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। आप लोग ईज़िली क्रैक कर जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम को। बात करते हैं आगे हम आज अपने चैप्टर में कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्या रिवीजन है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में, यानी कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने चैप्टर रिवाइज किया था, वो था हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या थे मैनेजमेंट के, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 के पार्ट में पढ़ी थी। चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैप्टर 2 हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें हमने हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ा था, और भी हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में कवर कर ली हैं। जो भी चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट उसमें बताई थी, आधे घंटे की वो वीडियो थी। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग उसको देख के आइए। उसमें जो जो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए हैं, आप लोग उसको गो थ्रू करिए एंड आप लोग अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ है आपका, फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, वो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंट होता क्या है, दो वर्ड है यहाँ पे, एक है बिजनेस, एक है इन्वायरमेंट। तो बिजनेस से आप लोग रूबरू होंगे ही, बिजनेस आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं 11th से ही, बिजनेस क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे बिजनेस क्या होता है, बेसिकली हमारी जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो खरीद रहे हैं, पर सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मनी रिलेटेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें बिजनेस होती हैं। बिजनेस क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। एक बार अगर आप गए साइकिल बेच के आ गए, साइकिल की पुरानी साइकिल थी, आप कबाड़ी को बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिए, तो बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस क्या होगा, जो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार अगर प्रॉफिट कमा लिए तो ये वहीं पे बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं कई सारे दिन तक, या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रखते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, तब उसको बिजनेस कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, वो सारी चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट है। आप लोगों ने मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चैप्टर नंबर 7 था आपका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में उसकी एक करेक्ट डेफिनेशन बताई थी कि इन्वायरमेंट होता क्या है। जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे जीने की शैली को और इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे कि पेड़ है, पौधा है, बादल है, आसमान है, हवा है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, पहाड़ है, जंगल है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अब बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, बिजनेस के एग्जिस्ट में, बिजनेस के सराउंडिंग में भी जितनी चीज़ें हो रही हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट है। जैसे आपका ये बिजनेस है, इसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी घटित हो रही हैं, वो सब आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट की डिफिनेशन लिखी है, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। यानी कि उस सराउंडिंग को बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। यहाँ पे एक टर्म आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग रेफर टू अ कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बेसिकली आप लोग
कई बार होता है आप लोग वायरस स्कैन करते हैं अपने फ़ोन में, वायरस स्कैन से क्या पता चलता है, आप लोग के फ़ोन में कभी भी कोई थ्रेट आ जाता है, कोई भी चीज़ आती है, तो आप लोग फ़ोन को स्कैन करते हैं, जो भी वायरस रहता है वो आपका आ जाता है, उसको आप लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है कि बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी स्कैनिंग कर रहे हैं, अच्छा हमारे मान लीजिए हमारा एक टॉय कंपनी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंट को क्या स्कैन करेंगे कि हम उस जगह अपना मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे बच्चे ज़्यादा, जिस एरिया में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, हम उस जगह मार्केट बिल्कुल नहीं लगाएँगे जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। हिमालय पे ले जाके हम लोग पहाड़ पे टॉय की फैक्ट्री लगा दें तो वहाँ पे प बनेगा, प्रोडक्शन होगा, हमारा बिक्री होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग को टॉय प्रोडक्शन या जो भी हम लोग अपनी दुकान है कहाँ लगाएँगे? ऐसी आबादी क्षेत्र में लगाएँगे जहाँ बच्चे ज़्यादा हों, जहाँ बच्चे बाज़ार में ज़्यादा निकलते हो। क्यों? क्योंकि हमारे जहाँ पे उस मार्केट को स्कैन करेंगे, लगाएँगे ताकि हमारी जो बिक्री है वो बढ़े। हमारा मेन मोटिव क्या है बिज़नेस का? हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अब हिमालय के जंगलों पे तो जाके हम अपना बिज़नेस फॉर्म लगाएँगे नहीं। तो बेसिकली एनवायरमेंटल स्कैनिंग यही होता है, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं ताकि हम अपने बिज़नेस के प्रॉफ़िट को बढ़ा सकें। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सी दिक्कतें आने वाली हैं, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके बिज़नेस इस एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आ जाएँगी। बात करते हैं फीचर क्या होता है हमारे, फीचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, किस चीज़ के? बिज़नेस एनवायरनमेंट के। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस है स्पेसिफिक अफेक्ट डायरेक्ट, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की कुछ यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं, उसको देख लेते हैं। तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। स्पेसिफिक अफेक्ट डायरेक्टली इंक्लूड सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड कंज्यूमर on general forces that impact all enterprises. It include economic, political, social, legal and technological environment. देखिए यहाँ पे आपके जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें दो टाइप के फोर्सेस आते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में अंतर क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। स्पेसिफिक बेसिकली क्या होता है कि किसी एक बिजनेस कंपनी के लिए वो दिक्कतें आती हैं या उस जो अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट्स है वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए आती है, और जो जनरल है वो सबके लिए एक साथ आती है। मान लीजिए, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है जो प्लास्टिक प्रोडक्शन करती है, प्लास्टिक बैग आता है उसको प्रोडक्शन करती है। कल को गवर्नमेंट आके अनाउंस कर दे कि प्लास्टिक बैग का मतलब प्लास्टिक बैग का यूज़ अब बंद कर दिया जाएगा, तो ये जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसके लिए तो ये क्या है, उसके लिए एक तरह से डीमेरिट पॉइंट है, यानी कि अब उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसको इससे क्या होगा, नुकसान होगा। ये जो गवर्नमेंट स्कीम सॉरी एक सेकेंड, जो गवर्नमेंट स्कीम लाई है कि प्लास्टिक बैग को बंद किया जाए, तो इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसका लॉस होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक फोर्स कहेंगे। स्पेसिफिक फोर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बस किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे एक्ट कर रहा है। लेकिन कल को मान लीजिए गवर्नमेंट आके अनाउंस कर दे कि लॉकडाउन लग गया, अब कोई कंपनी नहीं खुलेगी, कोई दुकान नहीं खुलेगी, तो ये सब पे अफेक्ट कर रहा है। जब एक फोर्स, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई भी चीज़ ऐसी लाती है जो सब पे इफेक्ट करती है, सब पे अफेक्ट करेगी, तो होगा हमारा जनरल फोर्स। और जब कोई एक फोर्स किसी एक पर्टिकुलर टारगेटेड कंपनी पे वो करेगा, असर करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल फोर्स, ठीक है। मार्केट, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट एक अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। आपको खुद नहीं पता है कि अब क्या हो जाएगा, क्या क्या चेंज आ जाएगा मार्केट में। बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट आपका अनसर्टेन रहता है, डायनामिक रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल रहता है। आप कब समझ पाएंगे कि बिजनेस में क्या, मतलब मार्केट में क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, लोगों की कब डिमांड बदल जाए, लोग की टेस्ट प्रेफरेंस कब बदल जाए। तो इसको डे टू डे स्कैन करना पड़ता है, जो कंपनी रहती है उसको काफ़ी इसमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को लेकर के। आगे बढ़ते हैं रिलेटिविटी को। डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, लॉस ऑफ वन बिजनेस में गॉन गेन फॉर अदर। तो ये कह रहा है रिलेटिविटी है कि अदर कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तो इससे ये नहीं है कि सामने दूसरी कंपनी है उसका भी लॉस होगा। ये अगर एक कंपनी का लॉस हो रहा है तो दूसरे के लिए फ़ायदा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग गवर्नमेंट बैन कर दे, तो जो पेपर बैग बना रही थी जो कंपनी, उसका तो फ़ायदा होगा ना अचानक से। प्लास्टिक बैग बनाना बंद हो रहा है तो लोग तो कुछ तो यूज़ करेंगे ही। तो उसकी जगह जो पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो अपना पेपर प्रोडक्शन बढ़ा देगी ताकि और बिक्री हो। इसको ये जो दूसरे कम प्लास्टिक बैग के लिए जो
लॉस हो रहा था उसके लिए जो थ्रेट आया था मार्केट में, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको एज ए पॉजिटिव वे में देखेगी, इसको अपॉर्चुनिटी देखेगी कि हाँ अब यहाँ पे मैं अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं और अपना प्रॉफिट और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये रिलेटिविटी यही दिखाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ हो रहा है तो उससे सबका नुकसान ही हो, ये भी हो सकता है कि किसी एक का नुकसान हो रहा है तो उससे दूसरे का फ़ायदा हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। सो इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या, अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैन कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होने वाली हैं वो पहले से पता लग जाएंगी एंड आप उसको लेके और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज से क्या मतलब है, मान लीजिए आपका DDU एग्ज़ाम जो भी है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी DDU से रिलेटेड या किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, तो जो यूट्यूब चैनल या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले आपको पहुंचाएगा उसके सबसे ज़्यादा व्यू आएंगे, सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग इन्वायरमेंट स्कैन कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। लोग उससे, पब्लिक ज़्यादा जुड़ेगी जो फर्स्ट पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आप लोग उससे उसके पास ज़्यादा कनेक्ट करेंगे अपने पास। तो इससे क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट इन अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो हमें जो थ्रेट्स आने वाले हैं फ्यूचर में, जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं उसके बारे में भी हम काफ़ी रूबरू हो जाएंगे। और क्या होने वाला है इन फ्यूचर हम ऑब्वियसली हम लोग एकदम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़ा पा जाएंगे अंदाज़ा कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो अगर हम अपने प्रोडक्शन को कट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, अब जान गई कि हाँ कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लॉकडाउन लग सकता है, तो अपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो उसको कट डाउन करेगी कि हाँ अब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारी सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगी तो जो वो स्टॉक बचा रह जाएगा उससे हमारा लॉस होगा। तो कई बार इन्वायरमेंट स्कैन करने से हमें जो आने वाली थ्रेट्स हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स, collecting right type of resources as a present requirement of a business by forecasting the requirement due to scan of business environment। तो हमें हेल्पफुल जो रिसोर्सेज हैं उसको भी टैप करने में हेल्पफुल रहता है काफ़ी ये हमारा। हेल्प टू एडजस्ट द अडॉप्ट द रैपिड चेंज, हमें चेंजेस अडॉप्ट करने में काफ़ी मदद करता है। हेल्प इन प्लानिंग पॉलिसी, प्लान बनाने में भी हेल्प करता है बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा कि आगे चल के क्या होना है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के। बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने डायमेंशन होते हैं, तो आपके बिजनेस डायमेंशन के कितने जो होते हैं, 5 होते हैं। इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, बात करें आगे आपका इन्वायरमेंटल होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, लीगल इन्वायरमेंट होता है, और एक आपका होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगी, आपके अगर टैक्स रेट में चेंजेस हो रहे हैं, जीडीपी में हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, डिफ्लेशन रेट घट रहा है, बैंक रेट बढ़ रहा है, बैंक रेट घट रहा है, जीएसटी आ रहा है, डेमोनेटाइजेशन हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में कोई बदलाव आ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी में कोई बदलाव आ रहा है, मनी पॉलिसी में कोई बदलाव आ रहा है, बीओटी बढ़ रहा है, बीओपी घट रहा है, इंटरनेशनल डेब्ट में अगर कोई बदलाव आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से अगर कुछ आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो किसका पार्ट होगा, आपका इन्वायरमेंट पार्ट का होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी चीज़ें आएंगी आपके वो सब इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के पार्ट होंगी। अब बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट में, जैसे सेलिब्रेटिंग ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुद्वारा एक्सेट्रा, इंक्रीज विद द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड। तो ये सारी जो चीज़ें आपके सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या पार्ट होगी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कोई स्कीम अनाउंस की गई, किसी चीज़ में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो गया तो वो आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। लीगल का क्या होगा, अगर कोई नया एक्ट ला दिया गया, नई स्कीम ला दी गई किसके द्वारा, कोर्ट द्वारा, कोई ऑर्डर आ गया, तो ये सब आपके लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या पार्ट होगा, डिजिटल वॉच, क्लोज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉच, एलईडी रिप्लेस टीवी, फोटोग्राफी मशीन। तो जो भी ई कॉमर्स, तो जितनी भी आपके टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ होंगी वो आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चैप्टर में एक पॉइंट आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से लेकर के डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 में हुआ था। अब आप लोग यहाँ पे अभी जल्द में भी 2000 की नोट बंद हुई है, तो वो अभी बंद नहीं हुई है, वो डीमोनेटाइजेशन नहीं कहलाएगा, उसको बस लीगल टेंडर से हटाया गया है, पूरी तरीके से नहीं हटाया गया अभी। आप उसको, मनी हमारी इकोनॉमी में वो सर्कुलेट कर रही है,
तो डिमोनेटाइजेशन नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 की नोट का। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। डाटाबेस क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। So it is a situation when central bank of the country withdraw the old currency note of certain demonetization as an official mode of payment। डिमोनेटाइजेशन की आपकी डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि जब सरकार लीगल टेंडर द्वारा किसी नोट को हटा देता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या था? टू कर्ब करप्शन एंड पेनलाइज इलीगल एक्टिविटी। करप्शन को कम करने के लिए, प्रिवेंट टेरर फंडिंग को कम करने के लिए, टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द मार्केट। ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को बंद करने के लिए भी किया गया था। प्रिवेंट टैक्स इवेशन, प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके जरिए से डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जैसे कि आपकी कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, टैक्स इवेजन को प्रमोट करने के लिए, टू स्टॉप द ब्लैक मनी का जो आपका सर्कुलेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, और जो आपका करप्शन हो रहा था उसको कम करने के लिए। तो हालांकि ये जो जिस ऑब्जेक्टिव से किए गए थे उतना तो अचीव नहीं किया गया, लेकिन एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जो आपके डिमोनेटाइजेशन से अचीव किया गया है, वो है आपका कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना। तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा कैशलेस इकोनॉमी हमारे डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रमोट हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हर सब्जी की दुकान पे अब तो आप QR कोड देखता होगा। कहीं भी आप समोसा लेने भी जाएंगे या कोई भी चीज़ लेने जाएंगे तो आपको उसके दुकान पे QR कोड दिख जाएगा। जिससे क्या है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हमारे कंट्री में जो कैशलेस इकोनॉमी है वो प्रमोट हुई है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठी है। पूरे वर्ल्ड का 50% जो आपका कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है वो आपके इंडिया से ही हो रहा है, और बाकी 50% में पूरी आपकी जितनी कंट्री हैं उनका हो रहा है। तो कैशलेस इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हुई है हमारे कंट्री में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। अब बात करते हैं आगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर 1 में एक इंट्रो दे दिया था कि प्लानिंग होता क्या है एक्चुअल में। बेसिकली प्लानिंग क्या है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन all organization whether it is government or private or small business require planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done, and by whom it should be done। बेसिकली प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर लोग अपने स्टेज पे करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मदर हो, फादर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सब लोग अपने स्टेज पे एक प्लानिंग करता है। एक बच्चा है वो एक प्लान करके चलता है कि ठीक है हम 5 से 6 बजे तक अपना होमवर्क कर लेंगे, 7 से 8 हम खेल लेंगे, 9 से 10 हम टीवी देख लेंगे, या इस जैसे ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक मदर क्या करेगी प्लान में? वो सोचेगी कि हम इतने बजे तक खाना बना लेंगे, इतने बजे तक सीरियल देख लेंगे, इतने बजे तक ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें कर लेंगे। फादर क्या करेगा? इतनी इनकम हम यहाँ इतनी हमारी जो सैलरी है उसको यहाँ खर्च करेंगे, इतनी की फीस भरेंगे, इतनी की ट्यूशन फीस भरेंगे, इतना का रेंट भरेंगे, इतने का ग्रोसरीज कर देंगे। तो प्लानिंग क्या है? एक क्या है प्लानिंग? बेसिकली यह है कि आपको करना क्या है, आपको कैसे करना है, आपको कब करना है, इन सब के बारे में आप पहले से ही सोच के चलते हैं, इसी को प्लान कहते हैं। सो प्लानिंग किसी भी काम को करने का सबसे पहला स्टेप है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। यहाँ पे देखिए लिखा है, सेंटेंस लिखा है थिंकिंग इन एडवांस। तो पहले से ही हम सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, और किससे करवाना है। ये किससे करवाना है बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन में किस आदमी से क्या काम कराना है वो आपका इससे रिलेटेड है। तो प्लानिंग बेसिकली है क्या कि हमें कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किससे कराना है, इसी के बारे में पहले से ही सोच के रखना आपका प्लानिंग कहलाता है। अब बात करते हैं प्लानिंग के फीचर के बारे में। प्लानिंग कंट्रीब्यूट द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग आपके कंट्रीब्यूट करता है किस तरफ? आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक बात बता दूं, आप लोग हर जगह सुनते होंगे, ऑब्जेक्टिव सुनते आ रहे होंगे कई साल से। ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है? किसी भी काम को करने का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो है आपके 5 फंक्शन बताए थे मैंने आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पांचों फंक्शन का जो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे शुरुआती फंक्शन है, वो है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेस ऑफ ऑल फंक्शन। मतलब प्राइमरी फंक्शन इस वजह से है कि मान लीजिए जो हम प्लान बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम स्टाफ को लाएंगे,
स्टाफ लाएंगे कि हाँ हमें ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, स्टाफिंग करेंगे। फिर डायरेक्टिंग करेंगे कि कैसे काम हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर एट द लास्ट हमारा कंट्रोलिंग होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे जो हमने प्लान बनाया था वो काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपका लास्ट स्टेज है। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं और यहाँ पे अपने टारगेट को देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था वो करेक्टली हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, प्लानिंग इस परवेसिव है, मतलब कि हर जगह प्लानिंग होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस फर्म हो, चाहे कहीं भी हो, तो प्लानिंग हर जगह होता है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कि हम आगे के फ्यूचर के बारे में देखते हैं, फ्यूचर को एंज्यूम करके चलते हैं। तो प्लानिंग क्या है आपका, फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग है आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि प्लानिंग आपका एक बार टारगेट अचीव हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग कभी करना बंद कर देंगे, आप दूसरे टारगेट के लिए स्टार्ट करेंगे प्लान बनाना, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। तो प्लानिंग क्या है आपका, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग आपका एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि दिमाग में करते हैं, तो इस वजह से इसको मेंटल एक्सरसाइज बोला गया है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सो इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहता है। अब बात करते हैं प्लानिंग के आपके इम्पोर्टेंस के, कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन। बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करने से क्या मतलब है कि प्लानिंग आपको बताता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, कब क्या करना है। तो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आपको ये जो एक सेकेंड, आपको ये ऐसे बता दिया, प्लानिंग आपको एक गाइडलाइन बता दिया गया कि आपको इसी रास्ते ऐसे ऐसे चलना है। अपना आप इससे बाहर जाएंगे ना इससे बाहर जाएंगे, तो बेसिक आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया कि हाँ आपको इस समय ये करना है एंड आप उसी को फॉलो करते जाइए, तो आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है आप उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो जो प्लानिंग है आपके जो अनसर्टेनिटी का रिस्क रहता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि हम प्लानिंग में सारी चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। तो इस वजह से जो आपका रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्रोवाइड इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है, जो लास्ट स्टेज है आपका मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम लोग ये करते हैं जो हमने प्लान बनाया था उसको मेजर करते हैं, कि जो हमने टारगेट रखा था, कि हमने मान लीजिए हमने टारगेट रखा कि हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है एक साल के अंदर। ठीक है। और ये हमारा प्लान है। ठीक है। अब हमारा जो एंड रिजल्ट आया वो 90 आया। ठीक है। हमने 90 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए। तो कंट्रोलिंग में हम लोग यही मेजर करते हैं कि जो हमने टारगेट रखा था और जो हमने प्रोड्यूस किया है या जो हमने प्राप्त किया है वो कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और अगर हम लोग ज़्यादा अचीव कर लिए, माने 90 की जगह 110 अचीव कर लिए, तो हमारा जो अगर डेविएशन आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में हम लोग यही मेजर करते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था और जो हमने प्राप्त किया है उसमें क्या डेविएशन है। तो प्लानिंग आप किससे मेजर करेंगे, अगर प्लानिंग नहीं रहेगा तो आप कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, किससे मेजर करेंगे, जब आपने कोई टारगेट रखा ही नहीं था। जैसे ये तो वही बात हो गई कि कुछ बच्चे होते हैं अपना 95% टारगेट रख के चलते हैं कि हमें बोर्ड में 95% पाना है। उनका 92% या 93% आया तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने 95 का टारगेट रखा था, 93 आया, यानी कि हमारा 2% कम आया हमारे टारगेटेड से। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि अरे छोड़ो बस पास हो जाए तो काफ़ी होगा, तो उनका कोई टारगेट नहीं है, वो बस ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है। तो वो किस चीज़ से मेजर करेंगे कि हाँ हमने किससे कम पाया है। तो इसलिए प्लानिंग जो है आपको एक स्टैंडर्ड देता है जिससे आप लोग अपने आप को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशन है, आपके प्लानिंग को लेके लिमिटेशन है। आपके प्लानिंग का लेके कुछ वो है लिमिटेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी रहता है कि आप जो प्लान बना के चल रहे हैं उसमें एक्यूरेसी की काफ़ी कमी रहती है। आप करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कब क्या हो जाए, कब कैसे हो जाए, तो आप लोग इस वजह से उसको अनसर्टेन कहा जाता है। मान लीजिए आपने टारगेट बनाया 95% का, बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए, तो आपका 95% तो धरा का धरा रह जाएगा, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो आप प्लान बना के चल रहे हैं, आपने पूरी स्टैंडर्ड बुक खरीद लाई कि हाँ हम इस बुक से पढ़ाई करेंगे, हमारा एग्जाम आएगा, हम 95% स्कोर कर जाएंगे। आपने साल भर पढ़ाई भी की, लेकिन जिस समय आपका एग्ज़ाम होना था उस समय आपको बुखार हो गया, आप एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाए। तो क्या होगा, आप अनसर्टेन है, आप जो भी कर लें फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, वो आप प्रिडिक्ट करेक्टली नहीं कर सकते। बस आप अपनी काम को करते जाते हैं, आगे क्या होने वाला आपको किसी को नहीं पता, बस हम लोग प्लान बनाकर चल सकते हैं।
सो इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर देगा। क्रिएटिविटी को कैसे डिक्रीज़ करेगा? मान लीजिए प्लान बनाया है आपके टॉप लेवल ने कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी प्लान बना करके। तो जो एम्प्लॉय हैं उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, वो अपने इनोवेटिव आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपने फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उनको एक पहले से ही टारगेट बता दिया गया है कि आपको इसी दिशा में काम करना है, इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो प्लानिंग जो है आपके जो क्रिएटिविटी है उसको डिक्रीज़ करता है। इट इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, मेन पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इससे क्या मतलब है? प्लानिंग जो है वो आपके गारंटी, जो आपके सक्सेस की गारंटी है उसको नहीं दे सकता। आपने पूरा प्लान बना लिया कि हमने 95% पाना है, या हमें डीडीयू में एडमिशन लेना है, हमें सीयूटी क्रैक करना है, या हमें एलयू में एडमिशन लेना है, कहीं भी आपने पूरा टारगेट बना लिया, आपने उस हिसाब से पढ़ाई भी की, आपने पूरा अपना 100% दिया, लेकिन आपकी गारंटी, जो आपके सक्सेस की गारंटी है वो प्लानिंग नहीं दे सकता। तो पूरा चीज़ करने के बाद भी आपके जो प्लानिंग है वो आपके सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो ये आपका एक लिमिटेशन है किस चीज़ का? प्लानिंग का। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशन कौन कौन से हैं? चेंज इन कंपटीशन पॉलिसी, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नेचुरल कैलामिटी। तो ये सब जो है आपके लिमिटेशंस है प्लानिंग के एक्सटर्नल। इससे पहले जो हमने बात की थी वो इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग थे। अभी जो हमने डिस्कस किया ये आपके एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है। अब प्लानिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्लानिंग प्रोसेस क्या क्या होता है? पहले प्लानिंग प्रोसेस क्या है? प्लानिंग प्रोसेस क्या है कि हम प्लान बनाएंगे कैसे, ठीक है? तो प्लान कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव लेंगे कि हमें ये अचीव करना है, हमें 95% अचीव करना है, ठीक है? ये आपका एक मान लीजिए टारगेट है। सबसे पहले आप एक टारगेट सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? टारगेट सेट करेंगे। टारगेट मतलब एंड रिजल्ट, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब इसके हिसाब से आप एजम्पशन करेंगे कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी है या ऐसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ सकता हूँ, सारी चीज़ें जो एजम्पशन है आप इसको लेके डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है? तो जहाँ पे आप प्रेमिसेस डेवलप करेंगे, इट मीन आप एजम्पशन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमें करनी है। पहले आपने टारगेट सेट किया, फिर आपने एजम्पशन लगाया कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। थर्ड है आपका आइडेंटिफाइंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब आप वेरियस ऑब्जेक्ट अल्टरनेटिव्स को डिस्कस करेंगे कि हाँ, हम ऐसे भी पढ़ के इस बुक से भी इतना पा सकते हैं, आर एस चंद से भी पढ़ के इतना पा सकते हैं, आर एस अग्रवाल से भी पढ़ लेंगे, डी के गोयल से भी पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, अरिहंत से पढ़ लेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? अब जो वेरियस अल्टरनेटिव हैं उनको आप देख रहे हैं, परख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें। अब आप देख लिए, अब आप इवेल्यूएट करेंगे कहाँ से पढ़ें। अभी तक आपने देखा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, ठीक है? अब आप इवेल्यूएट करेंगे कि उनमें से कौन सा बढ़िया हो सकता है, कौन सा खराब होगा, यहाँ से इतना सिलेक्शन होता है, वहाँ से इतना कम होता है। तो अब पहले देखिए क्या है, पहले आपने टारगेट सेट किया, फिर आपने प्रेमिसेस डेवलप किया कि हाँ, यहाँ ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है? अब आप अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि हमें क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, अभी आप ये देख रहे हैं। अब आप इवेल्यूएट करने, जितने भी अल्टरनेटिव आपको मिले हैं आप उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं कि हाँ, इसमें से ये कर सकता हूँ, इसमें से ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, यहाँ से ये कर सकता हूँ। पांचवा स्टेप क्या है? आपने सब देख लिया, आपको अल्टरनेटिव मिल गए, उसको इवेल्यूएट कर लिया। अब पांचवें स्टेप में आप क्या करेंगे? एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, एक बढ़िया ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहले में आपने अल्टरनेटिव खूब सारे देखा कि कहाँ क्या ऑप्शन है मेरे पास, फिर उसको इवेल्यूएट किया, फिर आपने सेलेक्ट जो सही लगा आपको उसको सेलेक्ट किया, ठीक है? अब आप इसके अकॉर्डिंग इस प्लान पे अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, इस रिसोर्स के साथ अपने प्लान बनाया है उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप आपका क्या होगा? फॉलो अप। अब जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्लान को तब तक फॉलो करते जाएंगे तब तक जब तक आप सक्सेस की तरफ पा ना जाए या अपना जो टारगेट था वो आपको अचीव ना कर लें। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लान। ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपका स्ट्रेटजी है, मेथड है, रूल है, बजट है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है, प्रोसीजर्स है। तो ये सब कुछ आपके प्लान्स के टाइप हैं, ठीक है? सिंगल यूज़ प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है, नाइदर सिंगल एंड नॉर यूज स्टैंडिंग प्लान है।
तो ये सब कुछ प्लान्स का आपको कैटेगराइज किया गया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो प्लानिंग प्रोसेस, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, तो ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप लोग इसको ध्यान से दीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या था, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या सब पार्ट हैं, हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, लीगल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो जो चीज़ें बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, चैप्टर आपका रिवाइज करा दिया। एंड शाम को आपको जो एमसीक्यू वीडियो मिलेगी उसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। देन आफ्टर आपका जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।